नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर हमारा 8 है और ऑफिशियल लेक्चर नंबर हमारा 212 है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ केसेस एंड पार्टीज ऑफ द सूट। ऑर्डर नंबर 1 एंड सेक्शन 26। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऑर्डर और सेक्शन आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, उससे आपको फायदा होगा। सेक्शन अलग अलग पढ़ेंगे, सब मिक्सअप हो जाएगा मामला। यहां पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा कि भाई क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी। तो हमारा है इंस्टीट्यूशन एंड पार्टीज ऑफ सूट। एक तो ये टॉपिक आज हम इसमें कोशिश करेंगे कि इसमें इसको कवर कर लें, और बाकी समय रहा तो इसमें एक टॉपिक और है, ट्रांसफर ऑफ सूट्स। तो ट्रांसफर ऑफ सूट्स थोड़ा सा है, ये सेक्शन 22 से लेकर 25 तक का है, बहुत ही वो है वो बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ केस। एक बात आप समझने की कोशिश करें, एक कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। ताली जब भी बजती है 2 हाथ से बजती है। अगर आपसे कोई लड़ेगा नहीं तो आप मुकदमा नहीं करेंगे, तो नेचुरल सी बात है। तो मुकदमा पहले तो ये तो है ही बात। एक और बता दूं, ये जो हम आज ऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं, इन ऑर्डर्स में आपको ये बताया जाएगा कि वाद पत्र तैयार कैसे करना है, वाद पत्र में पक्षकार कौन होंगे, वाद पत्र में क्या क्या होना चाहिए। इस तरीके से ऑर्डर 14-15 तक आपको सिर्फ यही बातें बताई जाएंगी। एक्चुअली क्या है, सिविल सूट में सारी की सारी जिम्मेदारी एक वकील साहब पर आ जाती है। क्रिमिनल केस में क्या होता है कि चार्जशीट जो है पुलिस तैयार करके लाती है। दूसरा उसमें क्या है कि एक बार जो उसमें लिखा गया वो कट नहीं सकता। तो वहां क्या है, जो पुलिस ने बना दिया वो कोर्ट में रख दिया, वो कोर्ट में रख दिया। तो कोर्ट में जब वो रख दिया जाएगा तो वहां मामला सारा का सारा क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद तुम्हें कुछ लिखा पढ़नी नहीं करनी, जो कुछ करके लाई पुलिस करके लाई। यहां क्या है, यहां सारा का सारा हमें वकीलों को करना है, इसमें एडवोकेट्स को करना है। तो ये इसलिए हमें भारी लगता है कि ये ऑर्डर क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि हमें दिक्कत है ये कि हम वहां तो हम पकी पकाई मिल रही है, यहां हमें पकानी पड़ेगी खुद। तो आइए अब हम अपना काम अपने आप पकाना चालू करते हैं। तो एक कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, अर्थात 2 पार्टीज चाहिए। तो सबसे पहली बात ये बताने की कोशिश करेगा और कि वाद में क्या हो। तो चलो ऑर्डर को देखता चालू करते हैं। ऑर्डर नंबर 1, नियम नंबर 1, हर वाद पत्र को उपस्थित करके, हर वाद पत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा कि विहित किया जाए मुकदमा दाखिल किया जाएगा। धारा 26 क्या कहती है? हर वाद पत्र के साथ शपथ पत्र लगाया जाएगा, शपथ पत्र के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। तो 2 बातें आप अपने जहन में रखो कि एक वाद पत्र जो है उपस्थित किया जाएगा और उसके साथ जैसा भी नियम है उसके साथ में मुकदमा दाखिल किया जाएगा।
तो वादों का संस्थित किया जाना, एफिडेविट के साथ वाद जाएगा। आगे क्या है, मुकदमा दो प्रतियों में जाएगा, दो प्रतियों में जाएगा। अब वाद की कोई डेफिनेशन तो इसमें दी नहीं, तो क्वेश्चन ये है कि वाद है क्या। वाद है क्या, किसी अनुतोष के लिए वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध लिखित कार्रवाई को वाद कहते हैं। किसी रिमेडी के लिए वादी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ के विरुद्ध लिखित कार्रवाई को वाद कहते हैं। अभी मैं तुम्हें आउटलाइन समझा रहा हूं इसकी, पहले आउटलाइन समझ लोगे तो आगे चल जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि सिविल केस को समझें अब जरा सा क्या है। सिविल केस में वादी की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी सब कानूनी अधिकार, उसके भंग का विवरण आदि वाद पत्र के अंतर्गत दे। वाद पत्र के प्रस्तुतिकरण द्वारा संस्थित सिविल कार्रवाई वाद है। वाद के अंदर आप अपनी सारी फैक्ट्स लिखेंगे, फैक्ट्स वगैरह लिख के क्या आपके साथ आपके क्या राइट्स डिस्टर्ब हुए हैं, वो सारी की सारी बात लिखने के बाद आप उसमें डालेंगे। अब जरा वाद के ऊपर के एक हेडिंग को देखने की कोशिश करो, उसके लिए क्या क्या लिखना जरूरी है। नंबर एक बात, वाद के अंदर हमें सबसे पहले न्यायालय का नाम, हम किस न्यायालय में मुकदमा करने जा रहे हैं, न्यायालय का नाम। दूसरे पे नंबर पे वाद संख्या, खाली छोड़ दें उस जगह को। अब ये जो आदेश है, ये जो हमें यहां बताने जा रहा है, उसके अंदर फिर वादी का नाम बनाम प्रतिवादी, प्रतिवादी का नाम, पता, पिताजी का नाम, सन ऑफ, कहां रहता है, ये एड्रेस वगैरह प्रतिवादी। तो आज हमें ये जो ऑर्डर है, ये केवल इन दो सेंटेंसों को ही क्लियर करना, वादी और प्रतिवादी कौन होंगे। किसी वाद में वादी और प्रतिवादी कौन होंगे, यहीं पर अभी हमें प्लेंट की ये दो लाइनें क्लियर करनी है। इसके क्या नियम है, ये अब आपको समझाने की कोशिश किए जाएंगे इस ऑर्डर में। ये तो दो बातें हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा सा समझ लें वाद पत्र को क्या होता है। जब हम कोई वाद पत्र लिखते हैं, सपोज करो किसी ने हमारे मकान पर कब्जा कर लिया, सबसे पहले हम उस न्यायालय का नाम लेंगे जिसका जुरिडिक्शन होता है, उसके बाद वाद संख्या डालेंगे, उसके बाद में वादी का नाम लिखेंगे, वादी के पिता का नाम लिखेंगे जिसके मकान पर कब्जा किया गया, उसका नाम, एड्रेस, पिता का नाम, ये सब लिखेंगे। उसके बाद उसका प्रतिवादी का नाम लिखेंगे और प्रतिवादी के साथ कौन कौन है जो कब्जा कर रखा है, तो उन सब प्रतिवादियों का नाम लिखेंगे। ये वाली जो विषय वस्तु है, इसमें जो वादी और प्रतिवादी कौन कौन होगा, ये तो है आदेश एक का विषय जो आज हम पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना होता है उसके अंदर, ये तो मैं पढ़ाऊंगा। ये और बताना है कि आप समझ जाएं तो क्या होता है वाद पत्र, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशन वर्ड भी आया है, तो इंस्टीट्यूशन भी तो क्लियर करना ना। इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि वाद वास्ते किस कार्रवाई के लिए है, वो लिखने के बाद में उसके अंदर हम ये लिखते हैं कि एक तो लिखते हैं हम कि घटना क्या है, नंबर एक बात। दूसरे लिखते हैं कि घटना के कारण क्या है, वादकर्ता मुकदमा दायर क्यों रहा है, विरोधी कौन है, उसका नाम लिखते हैं, विवाद किससे संबंधित है, ये बात उस वाद पत्र में लिखते हैं,
उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, ये बात उसमें हम लिखते हैं, और हमें वैल्यूशन क्या है सूट का, वैल्यूशन करते हैं, जुरिडिक्शन क्या है कोर्ट का, जुरिडिक्शन एक्सप्लेन करते हैं। बाद में रिलीफ हमें क्या चाहिए कि हमारा कब्जा रेस्टोर कराया जाए, कब्जा हटाने के लिए बात करते हैं, और फिर बाद का वेरिफिकेशन करते हैं, उसके साथ एफिडेविट लगा देते हैं। तो इन सब चीजों को हम इन ऑर्डर में हर जगह जहां जहां आएंगे वहां हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ऑर्डर है इस समय, ये वाला जो ऑर्डर नंबर 1 है, देखिए 12 मिनट चले गए और अभी मतलब पे नहीं आया, मैं उस जगह नहीं पहुंचा जहां से तुम्हें स्टार्ट करना है। आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा। ये जो अब आदेश नंबर 1 है, ये श्रीमान जी हमें जो है ना, हमें सिर्फ आज ये बताएगा कि मुकदमे में वादी कौन कौन होगा और प्रतिवादी कौन कौन होगा। बस यहां से ऑर्डर नंबर 1 वादी और प्रतिवादी को ही एक्सप्लेन करने के लिए हमें बता देगा, बस। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं ऑर्डर नंबर 1। वाद के अंदर 2 पक्षकार होते हैं, एक तो वादी जो परेशान है, जो अपना अधिकार मांग रहा है, अपना हित मांग रहा है, या अपने टाइटल का क्लेम कर रहा है। सिविल राइट में यही मांगते हैं, या तो अधिकार, हित या टाइटल, या कुछ क्षतिपूर्ति, यही तो मांगते हैं, और क्या मांगते हैं, यही मांगते हैं। तो इसमें पक्षकार 2 प्रकार के हैं, एक तो जरूरी पक्षकार और एक उचित पक्षकार। जरूरी पक्षकार कौन है और उचित पक्षकार कौन है, ये हमारी नोटिस में होना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं आदेश 1 नियम 1 की बात करते हैं। ये मैंने बेयर एक्ट उठाया, पढ़ा और पढ़ रहा हूं आपके सामने। हु मे बी ज्वाइंड एज ए प्लेंटिफ। पहली बात, पहला नियम तो यह है, वादी हम एक ही लेके चलते हैं, अधिकतर केसेस में वादी एक होता है। वादी एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां ये बता रहा है कि कब मुकदमे के अंदर कई वादी हो सकते हैं। मान लो कई आदमियों के कॉज ऑफ एक्शन है, तो ये बताने की कोशिश करेगा। आदेश 1 पहले उससे पढ़ लेता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा एक्ट से। वे सभी व्यक्ति वादी के रूप में एक वाद में संयोजित किए जा सकते हैं जहां एक ही कार्य या समव्यवहार या कार्य या समव्यवहारों की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोषों पाने का अधिकार उनमें संयुक्त या पृथकता या अनुकल्पता वर्तमान होना अभिकथित है। यदि ऐसे व्यक्ति पृथक पृथक वाद लाते हैं तो विधि तथा तथ्य का समान प्रश्न पैदा होता है। अंग्रेजी में भी एक बार नजर मार देता हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है, खत्म हो जाएगा, बहुत टाइम है मेरे पास अभी। Who may be joined as a plaintiff? All person may be joined in one suit as a plaintiff, where any right of relief in respect of arising out of the same act or transaction or a series of act or a transaction alleged to exist in such persons, whether jointly, severally, or in alternative, and if such persons brought separate suit, any common questions of law or facts would arise. कहने का मारूजा यह है, यदि कई सारे लोग हैं और उनके साथ कोई गलत काम हुआ है और उसकी सारी परिस्थितियां अनुतोष रेमेडी वगैरह एक है, तो उनको एक ही मुकदमे में पार्टी बनाकर मुकदमा डाला जा सकता है। कहने का मारूजा सिर्फ ये है। ये क्या कहता है नियम 1, ये मैंने पढ़ भी दिया। जब कई वादी एक ही अनुतोष चाहते हो
अर्थात एक ही रेमेडी चाहते हो, उन्हें संयुक्तवादी बनाया जाता है। एक ही वाद में संयुक्त किए जा सकते हैं जब विधि तथा तथ्य का समान प्रसंग निहित हो। ये आपको ये रेमेडी दी गई है, तरीका बताया गया कि आप वादी कहीं भी रख सकते हो। ये नहीं कि जब वादी एक है तो 20 मुकदमे डालने की जरूरत नहीं है। मान लो सपोज करो एक फाइनेंस कंपनी है, उसने आपके 500 आदमियों को चीट कर दिया। आपका सबका काम क्या है कि आपको उससे पैसे वापस लेने हैं। पैसे तो वापस लेने ना आपको, तो आप सब एक ही मुकदमा डाल दो ना, सबको एक ही मुकदमे में पार्टी बना लिया जाएगा। आपको रिमेडी तो उससे ही चाहिए कि आपके पैसे दिला दिए जाए। तो ऐसी परिस्थिति के लिए आदेश एक नियम एक कहता है। अदरवाइज एक पार्टी बना के तो मुकदमा डाला ही जाता है। वादी एक हो तो एक भी चल सकता है, और नहीं तो ज्यादा है तो ज्यादा का ये तरीका बताता है। और एक का ये यूं नहीं बता रहा क्योंकि एक में तो होता ही होता है, नियम ही है। तो आदेश एक नियम एक ये कहता है कि कई वादी मिलकर भी एक ही मुकदमा डाल सकते हैं यदि उन्हें सेम रिमेडी चाहिए और लॉ का क्वेश्चन एक ही हो। नियम 2 पे बात करते हैं। नियम 2 ये कह सकता है, यदि न्यायालय को ये लगता है, यदि न्यायालय को ये लगता है कि ये जो पार्टीज हैं जिन्होंने मुकदमा एक डाला है, वादी ने मुकदमा डाला है, ये इस काबिल नहीं है कि एक ही जगह मुकदमा चले, क्योंकि इनकी बातें सबकी अलग अलग हैं और इससे केस उलझ जाएगा और देरी हो सकती है। तो वो ये डायरेक्शन दे सकता है कि भैया सब अपना अलग अलग मुकदमा डालो, आपका मुकदमा समझ में नहीं आ रहा। ये कहता है नियम 2 कहता है। आदेश एक का जो नियम है वो ये 2 ही कहता है। मैं जरा सा इस किताब से पढ़ता हूं। Where it appears to the court that any joinder of plaintiff may embrace or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiffs to their election or other separate trials or make such order as may be expedient. वही बात जो मैंने हिंदी में बताई आपको या अंग्रेजी में बता दी। ये नियम 2 में बताया गया गुरु स्वामी जी। तो मैं समझता हूं नियम 2 आपकी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये नियम 3 की बात करता है कि प्रतिवादियों को कब एक साथ जोड़ा जा सकता है। अब वादी जोड़े न, अब प्रतिवादी पे आ गया। मैं आपको केवल 2 ही क्वेश्चन, 2 ही बातें समझाऊंगा आज। अगर वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन सब वादियों को, वो प्रतिवादियों ने इन सारे प्रतिवादियों को परेशान कर रखा है और लॉ का क्वेश्चन एक ही है, तो ऐसे व्यक्ति जिनसे अनुतोष चाहा गया है, इन सबको एक ही जगह बनाया जा सकता है। पढ़ देता हूं। आदेश एक नियम 3, प्रतिवादी के रूप में सभी व्यक्ति शामिल किए जा सकते हैं जिनके विरुद्ध एक ही रिमेडी चाहिए गई है, वैसी रिमेडी सबको चाहिए, या समान लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, या समान फैक्चुअल स्थिति हो। ये नियम 3 है प्रतिवादी जोड़ने का। अगर एक ही प्रतिवादी है तो एक ही प्रतिवादी रख लो। अगर आपको लगता है कि कई प्रतिवादी हैं तो प्रतिवादी तो अधिकतर जुड़ ही जाते हैं, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ कम होते हैं, तो उन प्रतिवादी को सारा का सारा एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं जिन जिन के खिलाफ हमें रिमेडी चाहिए। सपोज करो हमारे मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया, वो भी रहता है, उसका लड़का भी रहता है, उसकी बहू भी रहती है, हम सबको पार्टी बनाएंगे, भाई इन सबको निकलना है, ये सारे रह रहे, वो प्रतिवादी एक साथ हो सकते हैं। अब इसका
आदेश एक, नियम 4 पे आ जाए। अगर मान लो ये वाली बात मान ली गई कि कई वादी एक साथ मुकदमा डाल रहे हैं, कई वादियों ने एक साथ मुकदमा डाला है, तो नियम 4 लागू भी होगा। जो वादी अनुतोष के योग्य पाए जाते हैं, पहली पेशी पे ही कोर्ट ने ये पाया कि ये अनुतोष के योग्य हैं, उनके पक्ष में न्यायालय अपना निर्णय दे सकता है कि हाँ भाई इसके लिए तो प्रतिवादी एडमिट कर रहा है, तो ये निर्णय के लिए है, इसमें हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना। इसी में नियम 5 क्या कहता है? यह आवश्यक नहीं कि संयुक्त प्रतिवादी समस्त अनुतोषों के बारे में हितबद्ध हो। वो परिस्थिति जब संयुक्त प्रतिवादी बनाया जा सकता है, ये उन परिस्थितियों को बताता है कि किन परिस्थितियों में जॉइंडर ऑफ रेस्पोंडेंट हो सकता है। जब अनुतोषों का कोई अधिकार उनके विरुद्ध संयुक्त, पृथक या पर्याप्त वर्तमान होना अभिकथित है। जो रिमेडी चाही गई है उनके खिलाफ ज्वाइंटली लगती है या सेपरेटेड लगती है, या उनको ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे उस अनुतोष उन सबसे मिलकर मांगा जाए, तब उन्हें बनाया जा सकता है। या जो रिमेडी मांगी गई है वो एक ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है। सामान्य तथ्य और विधि का प्रश्न एक ही पैदा होता है। जब यह क्लियर ना हो कि दोनों में से अनुतोष किस व्यक्ति से पाने के अधिकारी है, तो भी इन दोनों को प्रतिवादी बनाया जा सकता है। अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन उसके पार्टनर्स हैं उसके दूसरी पार्टी के, उनको भी पृथक या संयुक्त है तो उनको भी पार्टी ये सेक्शन 5 ये बताता है कि किन किन को प्रतिवादी बनाया जा सकता है। तो ये कंडीशंस हम पे ये हमें बताता है कि ये कंडीशंस होगी। उदाहरण का भी क्लियर करूंगा। सपोज करो एक समाचार पत्र में आपके खिलाफ ये लिखा कि आप चोर हैं, लेकिन वास्तव में आप चोर नहीं। उन्हें गलत तरीके से लिखा आप चोर हो, गलत तरीके से लिखा। तो अब आप किसे किसे पार्टी बनाओगे? एक तो उसके स्वामी को जो अखबार निकालता है, तो प्रतिवादी होगा आपका। एक संपादक, एक प्रकाशक, एक मुद्रक और एक रिपोर्टर जिनने खबर छापी, ये सारे ही आपके प्रतिवादी हैं। इनसे ही तो आपको सबको पैसा चाहिए। तो आपका जो विधि का क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो क्या है कि भाई इस अखबार ने छापा, अब अखबार के जितने भी आदमी हैं इन सबसे रिमेडी मांगेंगे। मान लो हमने पत्रकार को बना दिया, पत्रकार कहेगा जी मेरा तो मतलब नहीं, मालिक का मतलब है। मालिक को बना दिया तो मालिक कहेगा जी मेरा क्या मतलब, वो तो रिपोर्टर ने गलती कर दी होगी। फिर कहेगा वो मुद्रक कहेगा जी मुद्रक की गलती होगी। नहीं, तो हम अब हमें पता नहीं किसकी इनमें से कौन थी है। हम तो ये कह रहे हैं पूरी पूरी टीम ही गलत है ये। तो ऐसे आदमी को हम पार्टी बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण, संपत्ति पे कब्जा कर लिया, जो जो संपत्ति में बैठा सबको पार्टी बना सकते हैं। हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा, वो कॉन्ट्रैक्ट में जो जो उसके फर्म के पार्टनर है उन सबको बना सकते हैं। कंपनी है, किसी कंपनी ने हमें चीट कर लिया, या जो वादा करा उस वादे की पूर्ति नहीं करी, तो कंपनी के डायरेक्टर, उसके बेनिफिशियरी, उसके एजेंट, हम सबको पार्टी बना सकते हैं। अभी 4 मिनट है, अभी हम पे है। चैप्टर तो काफी बड़ा है।
अब एक नियम 3A ऑर्डर 1 है, नियम 3(1) है। न्यायालय यदि प्रतीत होता है कि संयुक्त प्रतिवादी होने से विचारण में देरी होगी। अब देखो फिर वो यहां क्या है, ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। नियम क्या है, कंडीशंस है। न्यायालय को यदि प्रतीत होता है कि संयुक्त प्रतिवादी होने से विचारण में देरी होगी या उलझन होगी, तो प्रत्यक्ष विचारण का आदेश दे सकता है। अब उसमें ऑर्डर 2 में उसने क्या किया था, नियम 2 में न्यायालय को यह पावर दी गई थी कि वो वादी से कह दे कि हटाओ। ऐसी नियम 3A में इसको यह पावर दे दी गई कि देखो भाई, न्यायालय को तुम्हारा वाद एक दूसरे के खिलाफ बन नहीं रहा और उलझन पैदा हो रही है, लीगल क्वेश्चन इनके तुम्हारे अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में वो आपसे कह सकता है कि प्रतिवादी अलग अलग रखो। और नहीं, अगर नहीं है तो अलाउ कर देगा, नहीं है तो न्यायालय आपका चलने देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आगे चलते हैं। ऑर्डर 1(8) नियम 8, मुकदमा सदैव आदमी स्वयं नहीं डालता। कई बार बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, बड़ी होती हैं, तो वो प्रतिनिधि के द्वारा भी वाद डाल सकती है, लेकिन प्रतिनिधि के पास में एक ऑथोरिटी लेटर या पावर ऑफ अटॉर्नी देना उसे अनिवार्य। 1(8) प्रतिनिधिवाद के लिए बात करता है। क्या, जरा से पढ़ देता हूं। एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा और प्रतिरक्षा कर सकेगा। 8 नियम हो गया। आदेश 1 नियम 13, असंयोजन एवं कुयोजन पर आपत्तियां वाद के प्रारंभिक स्तर पर उठाई जानी चाहिए। यदि वादी एक साथ हो गए या प्रतिवादी कई बना दिए गए और किसी बात आदमी को उस पर आपत्ति करनी है, तो आदेश 1 नियम 13 के तहत यह कहता है नियम कि आपको जब आपत्ति करनी है तो तुरंत ही उस स्टेज पे करें जो प्रारंभिक स्टेज है। जैसे जब आप वाद पत्र दाखिल करने जा रहे हो, तो वाद पत्र में ही क्या हो अपने में कि सर गलत तरीका है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये इसको हम इसमें पार्टी है ही नहीं। अगर मिस जॉइंडर हो गया है, ज्यादा पार्टी बना दिया और आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये कह के आओ। आप मेरी बात समझ गए? तो ये अगर ऑब्जेक्शन आपको लेना है मिस जॉइंडर और पार्टी का, असंयोजन या कुयोजन, इसको बोलते हैं असंयोजन या कुयोजन, जॉइंडर और मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर जो है। 1(13 निकाल देता हूं आपको। ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर, जैसे मैंने आपको बताया, ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन जॉइंडर, नॉन जॉइंडर की भी हो सकती है, और मिस जॉइंडर of parties shall be taken at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled। तो यहां जो बताया है, मैं तो WS पे ही आ गया। इसने कहा कि इश्यूज आर सेटल्ड, जब इशू बनाए जा रहे हैं उससे पहले ही, और एट बिफोर सच सेटलमेंट, या उससे पहले। तो उससे पहले एक ही स्टेज होती है हमारे पास में, जब हम आते हैं और वाद पत्र दाखिल करते हैं। Unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लेते तो समझिए, ये समझा जाएगा कि आपने उसको त्याग दिया है। तो सेक्शन कह रहा हूं, नियम 13 ये कहता है कि नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर के बारे में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। अगर नॉन जॉइंडर है तो आप अपना नाम बढ़वा सकते हो, मिस जॉइंडर है तो आप अपना नाम कटवा सकते हो।
इसकी पावर भी न्यायालय में दी गई है। तो ये मैंने आपको मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर बताया। नियम 10 उपनियम 2, वाद के पक्षकारों का जोड़ा जाना या निकाला जाना भूल होने पर यह अमेंडमेंट किया जाता, अर्थात ये अमेंडमेंट की बात करता है। अगर कोई अमेंडमेंट आपको वादी के बारे में विषय में लाना है, पक्षकारों वाद के पक्षकारों को जोड़ा या निकाला जाने के विषय में लाना, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2 में आप लगा सकते हो। ये बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको। अब बस यहीं रोकता हूं, आगे चलता हूं। आगे मेरा टॉपिक बदल जाएगा और मैं सोच रहा था कुछ आपको और भी पढ़ा दूंगा, वो रह गया। यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर है कि वह संशोधन की अनुमति दे या ना दे। ये विशेष बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं। आप जब एप्लीकेशन लगाते हैं 110 की, 110 अमेंडमेंट के लिए होता है पार्टीज के उसमें, तो आपको यदि एप्लीकेशन लगानी है 110 की सबसेक्शन 2 वाली, सॉरी सबसेक्शन निकलता है हमारे मुंह से, सब रूल वाली, सब रूल 2 वाली, तो आपको वो कोर्ट के ऊपर, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, वो अलाउ करे या ना अलाउ करे। अर्थात कहने का मारूफ है कि आप अगर अपना मुकदमा दायर कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक करें, कमी ना छोड़ें, सोच समझ के करें, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो मैंने नियम 1 आपको बताने की कोशिश करी, जो केवल वादी और प्रतिवादी के जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के विषय में था, अमेंडमेंट की पावर था और कोर्ट की क्या पावर है वादी और प्रतिवादी के बारे में, अर्थात प्लेंटिफ और रेस्पोंडेंट के बारे में, ये बताने की कोशिश करी। और सेक्शन 26 के एफिडेविट दिया जाएगा और वाद पत्र जो है एफिडेविट के सपोर्ट में के साथ लाया जाएगा। ये मैंने आपको आदेश 1 और धारा 26 क्लियर करने की कोशिश की। धारा 26 एफिडेविट के साथ के लिए कहती है। तो मैं समझता हूं समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो रिपीट करके सुन लेना वीडियो को। नमस्कार, जय हिंद।